भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तकलीफें, विपरीत परिस्थितियां, जीवन में कठिनाइयां और तूफान, चाहे आपका जीवन हो और चाहे मेरा जीवन। सृष्टि में कोई व्यक्ति आया है, उसके जीवन में कठिनाई, हाँ तूफान आने निश्चित है। और तूफान जब आपके जीवन में आते हैं तो इस बात को तय करने आते हैं कि आपके व्यक्तित्व की नींव कितनी मजबूत है। हर तूफान हमेशा आपको गिराने के लिए, आपको असफल करने के लिए नहीं आते हैं। कुछ एक दो तूफान ऐसे भी होते हैं, नई कठिनाइयां ऐसे भी होती हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, आपकी व्यक्तिगत क्षमता को पहचानने के लिए और आपकी अपनी जो खास है उनके बीच में जो नकली और असली अपनत्व का भाव है, उनके बीच में आप जब कष्ट में होते हो तो उनका सही तरीके से बाहर निकल के आना, छनौट करने की जो प्रक्रिया है, इस अवसर को लाने के लिए भी कई बार आपके जीवन में कठिनाइयां, तकलीफें, तूफान आते रहते हैं। प्रत्येक तूफान ऐसा कभी नहीं होता है कि वो हमेशा पेड़ पौधे गिराने आए। कुछ तूफान आपके जीवन में जो नकली अपने लोग हैं उसको सफाया करने भी आते हैं, उसकी जान पहचान करने कराने के लिए भी आते हैं। आपके जीवन में जब भी तकलीफ आए, आप परेशान ना हो, सकारात्मक रहें कि ये तकलीफ, ये जो समस्या, जो कठिनाई आई है, कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है, आपके नींव को और ज्यादा मजबूत करेगी। मित्रों, आज का विषय है पीसीओडी एंड अल्टरनेटिव थेरेपी। पीसीओडी एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है और इसको सरल भाषा में हम ऐसे समझे कि ये एक बीमारी नहीं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसको बीमारी के कैटेगरी में हम नहीं ले सकते हैं। एक सिंपल सा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो औसतन हर 3 लड़की में से एक लड़की के भीतर पाया जाता है। औसतन ये 15 से 30 की उम्र की जो एज ग्रेड में लड़कियां होती हैं उनके बीच में ज्यादातर ये पाया जाता है। पहले इसका जो क्राइटेरिया था वो आज के 10 साल पहले 20+ था और उस समय ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है। लेकिन वर्तमान का WHO का जो क्राइटेरिया है उसमें 15 एज को भी ले लिया गया है। 15 साल की जो बच्ची होती है उस बच्ची में भी इस डिसऑर्डर को हम, इसके लक्षणों को हम देख सकते हैं। आज भारत में इसकी समस्या जन सामान्य से होती जा रही है। हर एक 3 लड़की के बीच में एक लड़की को ऐसी समस्या हम देख सकते हैं। जब हम पीसीओडी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी सर ने तो पीसीओडी दिखाया तो फिर यहाँ पीसीओएस कैसे है? पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कॉमन सा अंतर है और कुछ चीजें बहुत खास हैं। जैसे पॉलीसिस्टिक, पोली का अर्थ होता है मोटा, बहुत सारा, और सिस्टिक का मतलब होता है गाढ़। ओवरी मतलब फीमेल का स्पेसिफिक पार्ट है ओवरी, वहां पर ऐसे मोटे परत गांठ बन जाना सिंड्रोम को रूप देते हैं। और डी में क्या होता है, वही पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं। ऐसे स्थिति में जो पीसीओएस होता है उसकी पहले ना के बराबर होता है। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है
और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। पंखा चला दे। किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को ये समस्या हो जाती है, हाँ, ये थोड़े क्रिटिकल होते हैं लेकिन ये जल्दी पाए नहीं जाते हैं, किसी किसी को होता है। और जिसको पीसीओसी हो, इसी वजह से हो जाता है, उसको हार्ट के इशू हो गए, कैंसर के इशू हो गए, डायबिटीज के इशू हो गए, और इनफर्टिलिटी के इशू भी आने की संभावना रहती है। और फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। अब पीसीओडी में क्या होता है, ये बहुत जन सामान्य सी समस्या होती है। इसको आप सिंपल अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके ही, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस के जो सिम्टम है वो बिल्कुल मैच करते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन होते हैं, वो हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं जो फॉलिक्यूल मंथली सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं। आप एक हेल्दी लेडी में आप देख सकते हैं कि एक हेल्दी में जो मंथली सीक्वेंसली आता है, एक बार लेफ्ट ओवरी साइड से आएगा तो नेक्स्ट मंथ राइट से आएगा। ठीक है, ये जो फोलिकल सिस्ट होते हैं आप देख पा रहे हैं हेल्दी में इस तरीके से मंथली साइकिल के आते हैं, तो ऐसे एक एक करके बनते हैं और मंथली साइकिल ग्रुप में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब किसी को पीसीओडी हो जाता है तो जो इमेच्योर फोलिकल होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाते हैं और ये यहीं पर रुक जाते हैं, जम जाते हैं, और धीरे धीरे ये जम करके एक दूसरे से मिल जाते हैं और बड़े बड़े गांठों के रूप में कन्वर्ट करने लगते हैं। इसी को हम पीसीओडी की संज्ञा देते हैं, जो कि अनहेल्दी व्यक्ति कहलाता है, अनहेल्दी लड़की हो जाती है। ये पीसीओडी की कैटेगरी, इसको हम पीसीओएस भी कह सकते हैं। आप और थोड़ा बारीक में समझे, आप समझ सकते हैं कि जब किसी लेडी को, ये जो आप देख पा रहे हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकुल, प्राइमरी फॉलिकुल, सेकेंडरी फॉलिकुल और मैच्योर फॉलिकुल, जो ये जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ से ये सीक्वेंसली ऐसे मैच्योर होते हुए थे और यहाँ से ओव्यूलेशन होते हुए पीरियड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाता है। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल लेडी का, एक हेल्दी लड़की का हो गया। लेकिन जब किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाता है, इस स्थिति में देखिए क्या होता है, प्रोसेस तो शुरू होगा यहीं से, लेकिन यहाँ तक आकर के ये जो डेवलपमेंट है, जो मैच्योरिटी का जो लेवल है, जैसे कोई बच्चा, एक छोटा बच्चा जब 1.5 साल का होने लगता है, उसका वजन, हाइट और सिर का हिस्सा ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। लेकिन जब किसी बच्चे का नहीं बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मलिटीज, कुछ समस्याएं आ गई है। इसलिए छोटे बच्चों को आप देखे होंगे हर महीने, हर 3 महीने, 2 महीने में मेजरमेंट के लिए, जांच के लिए डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास। यहीं पर स्टॉप जो है, इसका डेवलपमेंट जो है स्टॉप हो गया है। इसकी जो मैच्योर होने की जो कॉम्पिटेंसी थी, जो सीक्वेंस था, वो यहीं पर स्टॉप हो गया है। और एक नहीं, कई सारे ज्यादा मात्रा में फॉलिकल है वो सेक्रेट होने लगते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जिसके कारण मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे इमेच्योर। देखिए ये जो है ये मैच्योर है, ये वाला पार्ट है ये मैच्योर है, और मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन हो जाता है और पीरियड के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण यही इमेच्योर, इनका जो मेच्योरिटी लेवल है ये बंद हो जाता है, जिसके कारण और कई सारे निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये बाहर मैच्योर हो तो बाहर निकले ओव्यूलेशन के द्वारा, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाते हैं और धीरे धीरे ये ऐसे गांठ बना करके यहीं पर रुक जाते हैं। और रुकने के बाद इनका एक, जैसे माला होता है ना, आप जो मोतियों की माला पहनते हैं, जब आप सोनोग्राफी कराएंगे तो आपको उसमें से दिखाई पड़ेगा, जैसे कोई माला जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। उस स्थिति में हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कह सकते हैं। यस, ये देखिए ऐसे जैसे ये माला दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ेगा।
और आपके सोनोग्राफी में भी आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। जो दिख रहा है आपको इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फर्क है, बस आप इतना समझे कि पीसीओएस एक जन सामान्य समस्या है जो कि हर 3 लड़की में से एक लड़की में पाया जाता है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और पीसीओडी एक मेटाबॉलिक रिलेटेड प्रॉब्लम है जो एक कम महिलाओं में पाया जाता है। पीसीओएस कोई क्रिटिकल समस्या इसके क्रिटिकल स्टेज नहीं आ सकते हैं, लेकिन पीसीओ किसी को पीसीओएस है उस स्थिति में उसको हार्ट के इशू हो सकते हैं, भविष्य में डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, और यदि एक स्टेज से ज्यादा हो गया तो उसको कैंसर भी होने की संभावना रहती है। लेकिन पीसीओएस बहुत कम पाया जाता है। समाज में जो ज्यादा चर्चा है वो पीसीओडी की है, ना कि पीसीओएस है। ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस इन वोमेन, जब किसी लेडीज में पीसीओएस या पीसीओडी आता है तो आप ऐसे समझिए कुछ लक्षणों को आप उसको ऑब्जर्व करके हम उसको देख सकते हैं, जैसे कि उसमें हेयर लॉस ज्यादा होगा, वेट बढ़ा हुआ रहेगा, आसपास थोड़े से यहाँ पर बाल आ सकते हैं, हल्के से बाल आ सकते हैं। यूजलेस कंडीशन, क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन है और इंसुलिन है एक्सेस लेवल पे ग्रो करने लगता है। और एंड्रोजन हार्मोन क्योंकि मेल हार्मोन होता है, फिर से जब सेक्रेट होता है तो जो मेल के जो थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं वो लेडीज में आने लगते हैं, जिसके कारण थोड़े बहुत बाल चेहरे पे आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, ऐसे कई सारे सिम्टम होते हैं। पेल्विक पेन होने लगता है, अचानक आपका वेट ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है। और पीरियड में कई बार ज्यादा गैप हो जाता है, लंबा गैप हो जाता है, और भारी पेन होगा, इनफर्टिलिटी बिल्कुल संभावना हो जाती है, और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो हाई हो जाता है। इनके लक्षणों को आप थोड़ा क्लियर तरीके से समझ लें, और इस भाव को आप बिल्कुल अलग मत लें कि पीसीओएस और पीसीओडी डिफरेंट, कुछ मामलों में डिफरेंट है लेकिन इनके लक्षण एक जैसे ही मैच करते हैं। किन किन लक्षणों को आप जज करें, किन किन लक्षणों को आप देखें, उसको आप पहचानें। उन लक्षणों में आप सबसे पहला देख सकते हैं कि जो आपका वजन होता है, आप ऐसे समझिए बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वेट का जो रेशियो होता है वो बीएमआई का रेंज से हम जांच सकते हैं। बीएमआई हमेशा आपका डिफरेंस पाया जाएगा, आपके बॉडी में वेट बढ़ा हुआ महसूस करेंगे आप, कई बार आप अचानक गुस्सा हो जाएंगे, कई बार अचानक आप मूड एक्टिव रहेगा, कई बार आप सुस्त महसूस करेंगे, आपको सोने में कई बार दिक्कत हो सकती है, अचानक नींद आपको नहीं आ सकता है, और पीरियड के टाइम पे हेवी पेन होता है, किसी किसी में रेट्रोवर्टेड, किसी किसी में एट्रोवर्टेड होता है, यूट्रस का जो साइज एंड शेप होता है उसके कारण कुछ लोगों में पीरियड के समय बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है, चेहरे पे एक्ने आ सकते हैं, और जो स्किन होता है थिकनेस जैसा हो जाता है, आपको वीकनेस जैसा महसूस होता है। कुछ कुछ लोगों में देखा गया है कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं इंटरक्रॉस के टाइम पर, वो भी स्थिति किसी किसी में देखी जा सकती है। पीरियड आपके हमेशा इरेगुलर रहेंगे, पेनफुल रहेंगे, और ओवरी जब आप सोनोग्राफी कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ओवरी में स्वेलिंग, तब उसका थिकनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा पता चलेगा आपको। ये जब किसी लेडीज में पीसीओडी या पीसीओएस आता है तो जब टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें उसके साथ में पीसीओएस में एंड्रोजन भी और इंसुलिन भी बढ़ जाता है। उस स्थिति में हालांकि जल्दी वो मिलते नहीं पीसीओएस वाले, वैसे स्थिति में कई बार मेल हार्मोन होता है तो चेहरे पे बाल आने की संभावना रहती है, और पिंपल्स भी आ जाते हैं। हम इसके कारण को
समझेंगे कि इसके कारण क्या क्या खास हो सकते हैं। देखिए, यदि आपके पेरेंट्स में, आपके मौसी को या आपके पिताजी को, आपके माता को है, एक चांस रहता है कि आपको भी हो सकता है। ये थोड़ा सा जेनेटिकली रेंज में चलता है। यदि आपकी मदर को है या उनके मदर को है, तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं इस पर। जेनेटिकली ये आता है डीएनए के माध्यम से। दूसरा, यदि आपका जो लाइफ स्टाइल है, यदि ज़्यादा सीरियसली लाइफ स्टाइल है कि आप बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं, यदि आप बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं और इनएक्टिव है, मतलब कुछ भी फिजिकल मूवमेंट आप नहीं करते, बस ऑफिस गए, एसी में बैठे और फिर ऑफिस से हम चले आए, तो जिनका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है उनको ये होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे वर्क प्लेस जहाँ पर माहौल में स्ट्रेस ज़्यादा हो। अब स्ट्रेस कैसे काम करता है आपको पीसीओएस या पीसीओडी की तरफ लेके जाने में? सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं, तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल हार्मोन होता है, और कार्टिसोल पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्टर्ब करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड, बाकी नीचे सभी ग्लैंड को, हार्मोन को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। लेकिन आप ये सोचिए, स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल होता है आपके थॉट से, और थॉट डिस्टरबेंस मैनिपुलेट होते हैं आपके आसपास के माहौल से, आपके वर्क लोकेशन से, आपके वर्क एरिया से। यदि ज़्यादा वर्कलोड है तो आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, आपका शेड्यूल बिजी है, वहाँ पर आप लोग ज़्यादा लेंगे। तो जैसा आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे और कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा। जब कार्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो जो आपके टीएसएच लेवल है, आपके जो बाकी के हार्मोन्स है जो इन पिट्यूटरी की तरह कंट्रोल होते हैं, पिट्यूटरी डिस्टर्ब होने लगेगा। पिट्यूटरी डिस्टर्ब हो तो नीचे के सारे हार्मोन डिसबैलेंस होगा। इसीलिए पीसीओडी को कहा जाता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। थोड़ी लाइफ स्टाइल सही करो, ठीक हो जाएगा। दूसरा है इंसुलिन रेसिस्टेंस। आपके बॉडी में किसी कारणवश या पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर हो या कुछ और कारण हो, जिसके कारण अचानक इंसुलिन के बढ़ जाने से भी आपके बॉडी में पीसीओडी या पीसीओएस आने की संभावना कई बार हो जाता है। लाइफस्टाइल ये बहुत अहम कारण, मुख्य रूप से बाकी जो कारण होते हैं ये जल्दी नहीं आते हैं। मुख्य रूप होता है जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल यदि आपकी डिस्टर्ब है, आप अपने लाइफस्टाइल में लेट सोते हैं, लेट जागते हैं, पैसिव हैं, इनएक्टिव हैं, हो सकता है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस की संभावना आ सकती है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। वही चीज मैंने आपको अभी स्ट्रेस में समझाया। स्ट्रेस का जो मैंने आपको पैटर्न समझाया वो पैथोलॉजी है, कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ इसी तरीके से होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी आपको पीसीओडी या पीसीओएस होने की संभावना हो जाती है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं तो एक ओवरी का साइज है, आप देख पा रहे हैं ज्यादा साइज बड़ा दिख रहा है, स्वेलिंग का दिख रहा है। ये स्टेज अक्सर पीसीओडी में और पीसीओएस में देखने को मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि सोसाइटी में पीसीओडी की समस्या ज्यादा है, पीसीओएस की समस्या ना के बराबर जल्दी नहीं दिखते हैं, लेकिन है दोनों लगभग लगभग इनके लक्षण बिल्कुल सेम होते हैं। पीसीओडी पूरे इंडिया की बात की जाए तो 30 to 36 गर्ल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। पीसीओएस 30 से 36 के रेंज में पीसीओएस की समस्या पाई जाती है। लेके ले लेके ले। एक लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए हमको अच्छा सहारा मिल सकता है। हम अपने
ब्लड में एफएसएच का टेस्ट कर ले, एलएच का टेस्ट कर ले और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा ले, इससे पता चले कि हमारा इंसुलिन लेवल क्या है और हमारे में इंडोजन हार्मोन है वो क्या है, ग्लूकोज लेवल, टॉलरेंस, जीटीटी और फास्टिंग भी एक बार हमें इंसुलिन टेस्ट करना चाहिए। थायराइड और प्रोडक्टिन टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन फ्री मोड में टेस्ट कर ले। ये सारी चीजें हम ब्लड टेस्ट के द्वारा करा सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमें पीसीओडी की समस्या है या नहीं। अब हम चलते हैं इस पीसीओडी के मैनेजमेंट की तरफ। और ये इमेज हमेशा आप याद रखिए कि जितने भी आयुष टेक्निक हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को मैनेज कर सकती है, उन्हें ठीक कर सकती हैं, ना कि वो बीमारियां जो किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होती हैं जिसको हम डिजीज कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे सर डिजीज में और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है, डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है, कर सकता है। लेकिन डिसऑर्डर क्या होता है, यदि एक को है वो दूसरे में डायरेक्ट किसी मीडियम के माध्यम से नहीं जा सकता, वो आएगा तो नहीं आएगा, ऐसे करके। तो जब भी आप आयुष टेक्निक की विधा को स्टार्ट करने का प्रयास करें, किसी को देने का प्रयास करें, पहले ये तय कर लीजिए कि उसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है या डिजीज है। जैसे आपको कहा जाए भाई किसी को हैजा है, हैजा में यदि आप लाइफ स्टाइल, यदि आप आयुष टेक्निक यूज करेंगे तो थोड़ा रिजल्ट आपको लेट आएगा, कम आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर आप कोलाइटिस, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स के लिए आप आयुष टेक्निक का यूज करेंगे, अल्टरनेटिव थेरेपी का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% आएगा और जल्दी आएगा। ये डिफरेंशिएट हमेशा आप जानने की कोशिश करें, इसको हमेशा अप्लाई किया करें। ओवर मॉडर्नाइजेशन और फॉल्स बिलीफ अपने QOL हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। आप सिर्फ ये ना समझे कि आप एसी में जा करके आप बैठ गए, इनएक्टिव हो गए, पैसिव मोड में चले गए, यही विकास है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जीते, असल में ये अच्छी लाइफ नहीं होती है, फॉल्स बिलीफ है। हमारा शरीर 28 करोड़ की संपत्ति है और हम 28 करोड़ के मालिक हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने शरीर का देखभाल करें, क्योंकि आपका शरीर और स्वास्थ्य ही आपका है, समय और स्वास्थ्य ही आपका है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी आपका नहीं है। समय और अपने सेहत का, स्वास्थ्य का, अपने शरीर का हमेशा हमें देखभाल करना चाहिए कि हम इतने धनी व्यक्ति हैं। हम इसके मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं कि हम मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, इसके प्रबंधन में हम क्या कुछ कर सकते हैं। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाए और डायग्नोज किया जाए कि पेशेंट को वास्तव में पीसीओडी की समस्या है या नहीं। आप ऐसे तय करें, उसके पीरियड के शेड्यूल जाने, उसके बॉडी वेट को जाने, BMI को जाने और पीरियड के टाइम पे जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, पेन और हेयर ग्रोथ, इस सारी चीज़ों को आप जानें। उसके बाद आप अपने आयुष टेक्निक को, अल्टरनेटिव थेरेपी को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे यूथ में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आए दिन अलग अलग IT सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्कशॉप होते रहते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज में हम जानेंगे योग, डाइट, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर एंड होम रेमेडीज। ये नेचुरोपैथी में फुल बॉडी मड पैक है, ग्रुप वर्कशॉप है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूप्रेशर, नर्व थेरेपी। यस, कई बार जब हम अल्टरनेटिव थेरेपी की बात करते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि सर हमने पहली बार सुना है अल्टरनेटिव थेरेपी क्या होता है। लेकिन यकीन मानिए जितनी भी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपी को सिखाती हैं, स्पेसिफिक वर्कशॉप होता है। जो योग है ये भी अल्टरनेटिव थेरेपी का ही पार्ट, चाहे आप अल्टरनेटिव थेरेपी कहें, चाहे कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज कहें, ये सब कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी में ही आता है। योग भी इसी का ही पार्ट है। आए दिन ऐसे वर्कशॉप हम देते रहते हैं, कई बार ऑनलाइन भी करते हैं, कई बार ऑफलाइन भी करते हैं।
उन्हीं में से कुछ विधा को आप हम सिखाएंगे कि कैसे आप पीसीओडी के लिए क्या कुछ टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पेशेंट को एक बिंदु दबाना है, ऐसे हाथों को आप यहाँ कर लीजिए और 20 टाइम्स एक बार प्रेस करें, फिर छोड़ें, फिर प्रेस करें, फिर छोड़ें, फिर प्रेस करें और फिर छोड़ें। इस तरीके से 5 सेकेंड होल्डिंग के साथ आपका जो होल्डिंग का ड्यूरेशन रहेगा वो 5 सेकेंड का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसका प्रैक्टिस आप पहले भी कर चुके हैं। दूसरा है, यस, आपके पास ये आप देख पा रहे हैं मेरे पास बहुत सारे ये कलरफुल पिन है। ये शायद आप, मैं समझता हूँ कि आप में से कई लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चीज है क्या। सभी के घर में पाया जाने वाला एक ऐसा अ, साधन है जिसके माध्यम से आप कपड़ों को सुखाने का काम करते हैं। इसका यूज हम इसमें कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा, जब लास्ट टाइम बहुत साल पहले ऐसा वाला एक मूवमेंट बहुत प्रचलित हुआ, आपको याद होगा, ऐसा वाला एक मूवमेंट बहुत प्रचलित हुआ था। तो हमारे बिल्कुल टिप में सेंसर से कुछ पॉइंट होते हैं, जब उनको हम फ्रिक्शन करते हैं तो हमारे स्पेसिफिक एरिया में जो हेयर को लेकर के इम्बैलेंस हार्मोन के कारण हेयर लॉस होता है, उसमें फ्रिक्शन के कारण बैलेंस होने लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक्यूप्रेशर ये कहता है कि टिप में यदि अलग अलग करस्पोंडेंस आयुर्वेदिक में हम जाएं तो सभी में हम हेड को मानते हैं, और हेड में जब हम टिप पॉइंट के इस ऐसे स्थिति में इस हिस्से को हम वहां पर पिन करके लगाते हैं, और लगाने का जो ड्यूरेशन है तो उसको हम 5 से 10 मिनट कह सकते हैं, 15 मिनट भी कह सकते हैं। पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यस, ये दिखने में तो आपको बड़ा अजीबो लगेगा, लेकिन आप एक बार कभी लगा के देखिए। तो आप लगाते हैं, ऐसा लगेगा कि आपका ये जो हाथ है 2 किलो वजन बढ़ गया। आप कभी प्रैक्टिस करिए, ये जो हाथ है ऐसा लगेगा कि आपका ये 2 किलो वजन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो टॉप के सेंसिस पॉइंट होते हैं, साइनस के पॉइंट होते हैं, प्रेस होते हैं और कंटिन्यूअस प्रेस हो रहे होते हैं। इस स्थिति को आप पॉइंट दबा करके पेशेंट को पीठ के बल लेटा दीजिए। बैठा के नहीं कराया जाता है ये पॉइंट। अच्छा होता है कि आप दोनों हाथों में भी पेशेंट को लगा दें, उसके बाद पीठ के बल लेटा दीजिए। और पीठ के बल लेटाने के बाद पेशेंट को आ, उसकी क्षमता के हिसाब से कई बार थोड़ा प्रेशर देता है। ये थोड़ा सा किसी किसी में टॉप होता है, किसी किसी में हल्का होता है। जिसके पास जैसा हो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि सर कलर कौन सा हम यूज करें, तो कलर यदि आपके पास ब्लू है तो बेस्ट है, नहीं तो आप रेड भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, पेशेंट की जो सहने की क्षमता है उसके रिगार्डिंग, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, अभी मेरी 5 उंगलियां देखिए इस तरीके से हो जाती है। आप एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, आप क्लैपिंग थेरेपी में क्या करते हैं, उंगलियों को आपके एक दूसरे हाथों को टच करते हैं, लेकिन आप ताली बजाने के बाद आप महसूस करते होंगे, एक्टिव महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन एक्यूप्रेशर पॉइंट फ्रिक्शन होने से, एक दूसरे में टच होने से हमारा बॉडी सर्कुलेशन, हमारा ग्लैंडुलर, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा सेलुलर सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसके कारण हम हेल्दी महसूस करते हैं और कई सारे इनर ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। तो जब आप इस साइनस पॉइंट में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट कलर बेस्ड लगाते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से हमें फायदा होता है। ये आप जरूर दीजिएगा। मैं हर अपने पीसीओडी के पेशेंट को ये थेरेपी जरूर अप्लाई कराता हूँ। मैंने आपको कई बार फोटो भी दिखाई इसके। पेशेंट का जब वेट बढ़ा हुआ लगे तो आप पेशेंट को ये वाला पॉइंट भी आप दबा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, इसी को जोर से प्रेस करना है और छोड़ना है।
जोर से प्रेस करना है और छोड़ना है, जोर से प्रेस करना है और छोड़ना है, जोर से प्रेस करना है और छोड़ना है। कितनी टाइम करेंगे? 15 to 20 टाइम्स 3 to 5 सेकेंड होल्डिंग के साथ लेफ्ट हैंड में करें, और 15 to 20 टाइम्स 3 to 5 सेकेंड के होल्डिंग के साथ राइट हैंड में करें। ठीक है, और एक्सपर्ट स्वयं करें। पेशेंट के स्वयं करने से बहुत अच्छा आउटकम्स आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा एक्सपर्ट स्वयं करे, पेशेंट स्वयं करेगा तो उस एंगल से, जितने एंगल में जितना प्रेशर में हमें ट्यून करना चाहिए उस हद तक नहीं जा पाता है। यस, नेक्स्ट इसको हम कहते हैं जलोधर मुद्रा। जलोधर मुद्रा के लिए आप हाथों को इस तरीके से कर सकते हैं, और सुखासन में बैठकर, सुखासन में बैठ करके 3 से 5 मिनट उसको लॉन्ग ओम चैंटिंग के लिए बोलिए। लॉन्ग ओम चैंटिंग मतलब दीर्घ ओम उच्चारण आप ऐसे कर सकते हैं। ओम, इसका अभ्यास आप पेशेंट को करने के लिए बोले, बहुत इफेक्टिव है। इस भ्रांति में आप कहीं ना रहे कि इसको आधा घंटा करना है, 3 घंटा करना है, ये सब भ्रांति की बात नहीं। भाई चिकित्सा में मुद्रा किससे 3 घंटा करा पाएंगे बाबा? 3 घंटा कोई मुद्रा कर सकता है क्या? देखिए, योग मैं बाकी तरफ की नहीं कर बात कर रहा हूँ, मैं योग की बात कर रहा हूँ। योग का एक व्यवहारिक पक्ष है, एक साधना पक्ष है, एक चिकित्सा का पक्ष है, और एक जीवन शैली का पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष और जीवन शैली का दूसरा जो हो गया वो साधना का पक्ष हो गया, और तीसरा हो गया वो चिकित्सा का पक्ष है। केवल जा रहे समाधि जा रहे हैं। अरे वर्तमान में एक पक्ष और आ गया है, स्पोर्ट का पक्ष, जो जिम्नास्टिक करते हैं, वो अलग पक्ष है, उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आपको चिकित्सा के पक्ष से देखना है तो एक स्पेसिफिक टोन में ओम का चैंटिंग, लॉन्ग वाइब्रेशन हो, दीर्घ उच्चारण हो, और 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट मुद्रा है जिसको हम योनि मुद्रा कहते हैं। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा सीखना चाहिए, बहुत लोग को कई बार नहीं आता है कैसे करना है। इसको देखिए आप, सबसे पहले इन उंगलियों को आप ऐसे मिलाएं, इसके बाद इन उंगलियों को आप ऐसे करें, सामने करें, ऐसे मिलाएं, और ऐसे करने के बाद ये जो उंगलियां हैं, यहाँ बड़का बस तो आ नहीं सकी है, बड़का नाइट बस थोड़ी है बड़का बस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं, ऐसे क्रॉस कर दिए, यहाँ नीचे ले लिए और ऊपर कर दिए। चाहे आप ऐसे करें, चाहे इसको आप क्रॉस कर लीजिए, दोनों सही है। मेन है कि आपके मध्यमा उंगली के लोअर ज्वाइंट के ऊपर, लोअर ज्वाइंट, अपर ज्वाइंट, मिडिल ज्वाइंट और लोअर ज्वाइंट की फिंगर के टिप है उस पर नीचे आना चाहिए। देखिए, ये जो लोअर ज्वाइंट है मिडिल फिंगर का, यहाँ पर आना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए। इसको हम योनि मुद्रा कहते हैं। इसका अभ्यास भी पेशेंट को 3 से 5 मिनट कराएं, और अच्छा रहेगा कि जब ये मुद्रा करें अपने हाथों का जो रख रखाव है वो नेबल रीजन के पास रखें, और इसमें भी पेशेंट को कहा जाए कि ओम चैंटिंग, लॉन्ग ओम चैंटिंग करेगा, दीर्घ ओम उच्चारण करें। ओम उच्चारण की मैंने कहा, ओम उच्चारण का डायरेक्ट संबंध आपके ब्रेन से भी है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, और आपके शरीर में जो तत्व है उनको बैलेंस करने का प्रयास करें। तो आप ओम उच्चारण करते ही आपकी जो इम्बैलेंस हार्मोन है धीरे धीरे, समय लगता है उसको बैलेंस होने में, और धीरे धीरे बैलेंस होने में। सर एक बार फिर से बता दें कैसे लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है होम रेमेडीज का। ऐसे स्थिति में हम होम रेमेडीज में कौन कौन से होम रेमेडीज का हम प्रयोग कर सकते हैं? उन होम रेमेडीज में
सबसे खास क्या क्या चीजें हो सकती है जो हमें आसपास घर में आराम से उपलब्ध हो सके, उसमें सबसे पहला जो आता है उसको हम कहते हैं, आप सबने नाम सुना होगा, मोरिंगा का। तो मोरिंगा जो लीफ होता है, मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं, इनका सेवन यदि आप करें, काढ़े के रूप में करें तो भी फायदा है, और आप चाहें तो छोटे छोटे बच्चे वाले पत्ते होते हैं उनका सेवन आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मोरिंगा लीफ का यदि आप काढ़ा बना के सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट में मोरिंगा के प्रोडक्ट भी आते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मोरिंगा के जो फल होते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। इम्बैलेंस हार्मोन को पीसीओडी के लिए मुलेठी का सेवन बड़ा ही लाभकारी हो जाता है। यदि आपको मुलेठी मिल जाए, वो आपकी पीसीओडी के लिए काफी हद तक सहायक हो सकता है। तो मुलेठी का सेवन पेशेंट को आप करा सकते हैं। इन द सेंस मुलेठी खींचने का काम किया जाता है, आप उसको पेशेंट को किसी भी तरीके से चाहे उसका यूज आप कर सकते हैं। मुलेठी का यूज भी पेशेंट को हम करा सकते हैं। आपके आसपास यदि पुदीने की चटनी, पुदीने का पत्ता मिल जाए आपको, और अपने रूटीन में पुदीने की चटनी को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंटेक करें, रूटीन बेस्ड मतलब डेली डेली चाहे थोड़ा ही ले, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे आउटकम्स, अच्छा रिजल्ट देगा पीसीओडी को मैनेज करने में। और यदि पेशेंट को जैसे कहा जाता है कि कई बार इंसुलिन और इंडोजिन हार्मोन बढ़ जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए भी कोई लेडीज मेथी दाने का धोया हुआ पानी पहले पिए, तो उसके 10 मिनट बाद गैप करने के बाद मेथी स्वयं चबाए, मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे उसको भिगो दे, और भिगोने के बाद सुबह पहले साफ कर ले, उसके बाद भिगो दे, शाम के समय पहले पानी पी ले, और उसके बाद 10 मिनट बाद गैप दे करके उन्हीं मेथी को चबा ले। आप कह सकते हैं कि सर मात्रा क्या रखें? मात्रा आपको जो रखना पड़ेगा, तो मात्रा रखना पड़ेगा आपको 1 चम्मच। यदि आपका एज बिलो 20 है, आप आधा चम्मच रखिए। यदि आपका एज 20+ है तो आप 1 चम्मच रखिए। तो ज्यादा मात्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत हाई इंटेंस में जिंक और फास्फोरस पाया जाता है, जो कि इनिशिएट करता है इम्बैलेंस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, इंसुलिन और एंड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप मात्रा बिल्कुल तय करें। मेथी दाने का पानी और मेथी का इंटेक आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और हर लेडीज को ये यूज करना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर मेथी का यूज तो हम शुगर में करते हैं। हाँ बाबा, शुगर में भी यूज होता है, शुगर में यूज करते हैं। यदि व्यक्ति को डेली रूटीन में लेता है, उसका शुगर धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है। तो शुगर का डायरेक्ट संबंध आपकी इंसुलिन से होता है। अगला है जिसको हम कहते हैं धनिया और जीरा। धनिया और जीरे का आपको काढ़ा जरूर पीना चाहिए। लेकिन जिनको हाइपर एसिडिटी की समस्या, जिनको खट्टी डकार आती हो, सीने में जलन रहता हो, ऐसे लेडीज को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पता लगा आपने ये कॉमन रेमेडी यूज किया और आपकी जो हाइपर एसिडिटी वो बढ़ जाएगी। यदि हाइपर एसिडिटी है तो आप इसका यूज मत कीजिए, बाकी चीजों का आप यूज कर सकते हैं। धनिया और जीरे का काढ़ा आप बेहिचक यूज कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं से निर्गुंडी मिल जाए, निर्गुंडी एक पौधा होता है, निर्गुंडी का भी आप यूज कर सकते हैं। निर्गुंडी के अलावा एक पीली सतावरी होती है। ठीक है, पीली सतावरी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको जो आसपास आयुर्वेद की दुकान होते हैं, वहाँ से परचून की दुकान होती है, उसको आप जाएंगे, बोलेंगे भाई हमको निर्गुंडी चाहिए, तो आपको वो कहीं से भी अरेंज करके देगा। लेकिन इजिली मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है। आप निर्गुंडी का भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है इसमें कि आप 1 कटोरा आप दही ले लीजिए, और 1 कटोरे दही के साथ में आप आ, आधा चम्मच, यदि आपका एज कम है आधा चम्मच, एज ज्यादा है आप 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर इंटेक करें, लेकिन दही के साथ में ही लीजिए। आप देखेंगे आपके जो पीरियड्स हैं, तो डिस्टर्बेंस है जिनके कारण उसमें धीरे धीरे सुधार आना
शुरू हो जाए। इनका भी आप यूज कर सकते हैं। और पेशेंट को एक काम जरूर करना चाहिए, कहीं से उसको आंवला आंवला हम च्यवनप्राश में यूज करते हैं, आंवला मिल जाए उसको, सुबह खाली पेट एक आंवला इंटेक करने से कई सारे इम्बैलेंस वाले प्रॉब्लम, हार्मोन्स इम्बैलेंस वाले प्रॉब्लम अपने आप स्वतः बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि बात के कफ को आयुर्वेद के हिसाब से वो श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं ना त्रिफला में क्या होता है, आंवला हरड़ बहेड़ा। आंवला क्या है, यही आंवला होता है। च्यवनप्राश में क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा आंवला का ही होता है। आंवला अमृत के समान कहा गया। आंवला के बाद आयुर्वेद में सबसे बड़ा अमृत कहा जाता है शहद, तुलसी को। उनका अपना ही एस्पेक्ट है, हम उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। इसके अलावा आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेचुरोपैथी में हम क्या क्या चीजें पेशेंट को दे सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में सबसे जो अच्छी चीज होती है कि आप पेशेंट के भीतर सबसे पहले क्लिंज का काम करें। देखिए, पीसीओडी की शुरुआत ओवरी से नहीं होता है, यूट्रस से नहीं होता। पीसीओडी की शुरुआत पेट से होता है। और पेट को यदि आप जब तक सफाई नहीं करेंगे, आप तब तक पेशेंट को ठीक नहीं कर पाए। तो पहले तय ये करिए कि पेशेंट को आप पेट की सफाई करें, क्लींज करें, शोधन क्रियाएं करें, तो आप बेटर उसे फायदा दे सक पाएंगे। ऐसे स्थिति में अब सफाई के लिए क्या करना चाहिए, मैंने पहले दिन ही बताया था आपको, जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां कीड़ा वहां पीड़ा। आप समय से फ्रेश हो। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का प्रयास करें, एनिमा दें। इसके अलावा कभी कभी आपको योग की क्रियाओं में जो एनिमा की प्रक्रिया होती है, एनिमा दे सकते हैं। ठंडा गरम सेक दीजिए, पेल्विक रीजन में ठंडा गरम सेक दीजिए, ताकि उसका प्रभाव आपके इमेच्योर हार्मोन है जो वहां पर स्टोर हो रहे हैं, जो ओव्यूलेशन करके बाहर नहीं जा रहे, तो कम से कम हीट और कोल्ड के इफेक्टिव इंप्रेशन से उनका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा ओव्यूलेशन होकर के बाहर निकल सके, जिससे आपका सिस्ट ना बन सके। आप ठंडा गरम शेक दे सकते हैं, वही 3 to 5 मिनट आप 3 राउंड दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आपने कई बार देखा होगा, ये आपको मैं यहाँ पढ़ाऊँ या आपने डे टू डे लाइफ में भी किया होगा कि जब पीरियड का पेन किसी किसी लेडीज को होता है, बिना कुछ किए माँ ऑटोमेटिक आपके लिए पानी का, जो गर्म पानी का थैला होता है वो आपको हमेशा दे देती। बाबा ऐसा क्या कुछ क्या हो गया कि गर्म पानी का थैला आपके दर्द को कम कर रहा है? बिल्कुल सही है। जब पीरियड में पेन होता है उसका संबंध ओवरी में जो पेल्विक रीजन में जो मरोड़े होते हैं वही दर्द होता है। और जब उस स्मूथ मसल्स में जब पानी वाला रबड़ के साथ हीट फ्लो मोड में जाता है, तब आपको पेन रिलीफ का, पेन किलर का काम करता है यही गरम ठंडा से। गरम ठंडा सेक भी दे सकते हैं, पैसे में बहुत आराम मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, या 2 मिनट गरम 1 मिनट ठंडा, या 3 to 5 मिनट का भी रेशियो आप दे सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा पेन होता है तो आप ज्यादा दीजिए, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फुल बॉडी बड पैक जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाया था, फुल बॉडी बड पैक पीसीओडी के पेशेंट को अनिवार्य रूप से दिया जाए, और 1 डेज का गैप देकर के, मतलब 1 दिन का गैप करें फिर आप उसको दें। पीसीओडी में काफी हद तक सुधार होगा। और कब्ज नहीं रहने देने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए हमेशा गुनगुना पानी पिलाइए। और पेट की जो मिट्टी की पट्टी होती है पेल्विक रीजन से नीचे एरिया में दिया जाता है, 15 से 20 मिनट रखा जाए। और पेशेंट के यदि पेशेंट को यदि हेमोग्लोबिन लेवल डाउन है तो पेशेंट को आप मिट्टी पट्टी के बाद जो ग्रीन जूस होता है जिसको हम जवारे का जूस कहते हैं, वो नेचुरोपैथी के तहत जरूर पिलाइए। इससे क्या होगा, आपका जो
हेमोग्लोबिन लेवल है वो अच्छा होगा, WBC काउंट अच्छा बढ़ेगा, जिससे कारण आपके पीसीओडी में काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। और किसी किसी पेशेंट को जिनका क्रिटिकल हो सिर्फ उन्हें आप गौमूत्र का सेवन भी करा सकते हैं। गौमूत्र कुछ नहीं करता है। जो पीसीओडी आप समझते हैं कि ओवरी से शुरू होता है, वो असल में ओवरी से नहीं शुरू होता है, पेट से शुरू होता है। पेट में बाकी पैथी बहुत सारी समस्याएं मानती हैं, लेकिन आयुष तकनीक, आयुर्वेद तकनीक, योगा थेरेपी, नेचुरोपैथी ये कहती है कि विजातीय द्रव्य, पूरा टॉक्सिन मैटर, यही बीमारियों के कारण, इनको बाहर निकालो। गौमूत्र जैसे ही आप पीते हैं, आपके शरीर में ऐसे सेंसेशन आते हैं और जो भी रुका हुआ पुराना मल है, डस्ट है, सब कुछ धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो ऐसे स्थिति में आप गौमूत्र का सेवन पेशेंट को करा सकते हैं। ये सवाल उठता है कि सर कितना करें, कितना करें क्या? यदि अर्क है, आप 1 ढक्कन अर्क 1 गिलास पानी में मिला के ले सकते हैं। यदि आप गौमूत्र ले रहे हैं तो आप 2 ढक्कन, 3 ढक्कन, 5 ढक्कन भी ले सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। बस ये क्लियर किया जाए कि जो आप ले रहे हैं वो हेल्दी गाय का है, देसी गाय का है। जर्सी गाय का जो गौमूत्र होते हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं। वही गाँव उसी गाय का ले जो घास पात खाती है, घर में रहती है, बाहर खुली हुई नहीं रहती है, उसी गाय का ही टेक करें। और इसमें एक अच्छा जो थेरेपी है नेचुरोपैथी में, हम कह सकते हैं कि अ, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम वाटर से बाद पानी से नहलाते हैं। कैसे नहलाते हैं आप देखिए। पेशेंट को दोनों पैर के सहारे, तलवे के सहारे बिठाया जाता है बाथरूम में। नहाने के लास्ट स्टेज में जब पेशेंट को है कि अब निकलना हो, तो बाथरूम में पानी जहाँ से आता है उस टोटी को थोड़ा स्लो करते हैं और पंजे के सहारे बैठ करके हाथों के रख रखाव को ऐसे करते हैं। एक हाथ बिल्कुल स्टर्नम के नीचे रहता है, एक हाथ यहाँ पर रहता है, और पानी जब धीमे गति से आता है तो उसका छींटा यहाँ पड़ता है और उसकी छींटे आपके स्टर्नम में पड़ते हैं, और वही पानी धीरे से मूव करते हुए ये नीचे जाता है। स्टर्नम के नीचे आपके हाथ स्किन से सटे हुए रहते हैं, और जब स्किन से सटा हुआ रहता है तो ये जैसे ही पानी वहां पर इकट्ठा होता है, आपको 1 से 2 या 3 मिनट के भीतर में आपको यूरिन पास के सेंसेशन आएंगे। मतलब आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि मुझे पेशाब करना चाहिए। तो आप सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। और इसको यदि आपको पीसीओडी क्रॉनिक है तो आप डेली करिए। यदि आपको पीसीओडी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में है, नया है, तो आप 1 दिन का गैप करके भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डाइट के बारे में कि हम पीसीओडी के पेशेंट को डाइट ग्रुप में क्या दे सकते हैं। मित्रों, ये पूरा जो नेचुरोपैथी और बाकी थेरेपी है, इनमें से यदि आप सिर्फ योग करें और डाइट करें और थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल ठीक कर लें, मैंने कहा ये जन सामान्य सी समस्या है, बिल्कुल इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना आप आहार ठीक करिए, अपना दिनचर्या, अपना खान पीन ठीक करिए। खान पीन में क्या ठीक करें? जब तक आप चावल नहीं छोड़ेंगे आप पीसीओडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो चावल की जगह पर क्या खाए बाबा? चावल की जगह पर आप खाइए, लेकिन ब्राउन राइस खाइए। ठीक है, ब्राउन राइस बहुत गुड होता है कंपेयर टू नॉर्मल राइस की बात। ब्राउन राइस में वो सारे निगेटिव एस्पेक्ट बाहर चले जाते हैं जो एक सिंपल चावल में निगेटिव एस्पेक्ट में पाए जाते हैं। आप उनका सेवन नहीं करेंगे। यदि आपको पीसीओडी से बाहर आना है, ब्राउन राइस को अपने लाइफस्टाइल का, अपने रूटीन का एक पार्ट बनाइए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने बॉडी में पीएच को ग्रोथ करिए। इन द सेंस आप ऐसे समझे, पीएच को, जो पीएच है वो हमेशा बैलेंस करें। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैलेड का इंटेक करना पड़ेगा। जितना भी हो आप सैलेड खूब यूज करें, और अपने खान पीन में जो प्रोटीन्स हैं उनको, प्रोटीन को स्थान दीजिए। जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका आप बैलेंस करने का प्रयास करें। गाजर का जूस या गाजर आप डे टू डे लाइफ में इंटेक करने का प्रयास करें। सेब बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट दे सकता है। कीवी भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और हर पीसीओडी के पेशेंट को बनाना जरूर खाना चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि बनाना आप खाली पेट मत खाइए, क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा होता है। कई बार आपको सीने में जलन या खट्टी डकार पैदा कर सकता है। यदि आपकी क्षमता है खा सकते, नहीं तो सामान्यतः खाली पेट नहीं खाइए। कुछ खाने के बाद ही आप बनाना, जो बनाना तो मैं समझता हूँ डेली खाना चाहिए।
लेकिन ये तय कर ले कि आपका वेट ना ग्रो कर रहा हो, इस हिसाब से आप बनाना को इंटेक कर सकते हैं। और ग्रीन जूस, जो ग्रीन जूस होता है उसका इंटेक करें, जैसे कि गाजर हो गया और कुछ फल हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, इन सबको मिला करके, कुछ साग हो गए, इन सबको मिक्स करके इनका जूस मिला करके आप पी सकते हैं। कई प्रकार के साग है, कई प्रकार के फ्रूट्स हैं, इन सबको अलग अलग कैटेगरी वाइज ग्रीन जूस या आप बना करके उसका भी इंटेक आप कर सकते हैं। हाइजेनिक हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज किया हुआ ना हो। पता लगा आप यूज तो मार्केट चला रहे हैं लेकिन वो भाई पेस्टिसाइड हर्बिसाइड वाला है, आपको हेल्दी करने के बजाय वो और ज्यादा बीमार कर देगा। तय करें, क्लियर करें, ये हाइजीनिक है, हेल्दी है, मेरे लिए स्वस्थ है, जहाँ से लाया हूँ सही जगह से लाया। क्या चीजें नहीं लेनी है, तो जो चीजें नहीं लेनी है, सिंपल सी बात है कि आपको पीसीओडी की किसी पेशेंट को भी मीट और शुगर नहीं लेना चाहिए। यदि आप मीट लेंगे, शुगर लेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। आपका पीसीओडी स्थिति ऐसी आ जाएगी, हो सकता है कभी भी आपका ये समस्या ठीक ना। और मीठा तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, मैदा भी साथ में अवॉइड करें, और फास्ट फूड से आप दूर रहने का हमेशा प्रयास करें, क्योंकि फास्ट फूड जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, पीसीओडी आपका पीछा कभी नहीं छोड़े। मीठे से, मैदे से, फास्ट फूड से, इनसे पीछे हटने का प्रयास करें। और किसी भी रूप में मीट का सेवन आप ना करें। यदि आप मीट का सेवन करेंगे तो हो सकता है आपको कई मामलों में ये समस्याएं और ज्यादा क्रिटिकल हो सके। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी हो चुका है, अब हम बात करेंगे योगा थेरेपी के बारे में कि योगा का क्या रोल है। योगा का क्या नहीं, बहुत खास रोल है। आप पेशेंट को ऐसे मॉड्यूल बेस्ड योग करा करके पेशेंट को बिल्कुल उससे पीसीओडी से बाहर निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं। योगा का पैकेज इस तरीके से डिजाइन करें कि पेशेंट को उसका जो बिजी शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा समय निकाले, अपने सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदले, पैसिव की बजाय एक्टिव हो, उसके लिए आप कुछ योग करा सकते हैं। एक सलाह मैं आपको हमेशा देना चाहूंगा कि कभी भी आपको ऐसा वर्कशॉप करने को मिल जाए जहाँ पर जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं एक टीम को पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि भाई अल्टरनेटिव थेरेपी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग करवाती है, ठीक ऐसे ही मेडिकल योगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे ट्रेनिंग कई बार कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ऐसे प्रोग्राम भी चलते हैं जिसमें मेडिकली अल्टरनेटिव थेरेपी को सिखाया जाता है। कभी भी आपको CME ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं से करने का अवसर मिले तो आप जरूर करिएगा, या ऑफलाइन करने को मिले तो ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करने को मिले तो आप ऑनलाइन करिए। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, इसमें आप मेडिकल की टर्मिनोलॉजी, पैथोलॉजी, ट्रीटमेंट, डायग्नोस, ये सब कुछ सीख पाते हैं। हालांकि जब आप ऑफलाइन सीखते हैं तो इसमें तो मैं समय 1 महीना लेता हूँ, लेकिन जब मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ तो मैं इसमें लगभग समय 2 महीना लेता हूँ, क्योंकि इसमें 1.5 घंटा थ्योरी चलता है और 2 घंटे प्रैक्टिकल चलते हैं, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है। यस, ऐसे स्थिति में ये बहुत अच्छा अभ्यास है, हर लेडीज को इसका अभ्यास आप जरूर कराएं। वृक्षासन आप किस रूटीन में कराएंगे? पहले तो आप जो पेशेंट है उसको शुरुआती दिनों में आप 20 to 1 काउंटिंग, अपोजिट काउंटिंग के साथ उसको होल्ड करने के लिए आप ऐसे समझे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से पहले 20 to 1 के रेशियो तक आए, फिर इसी रेशियो को आप बढ़ाइए। जैसे जैसे पेशेंट का रिलैक्सेशन मिले, उसको आराम अच्छा लगे, उसके हिसाब से धीरे धीरे इस रेशियो को आप बढ़ाएंगे। तो वृक्षासन पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक तो बैलेंस करता है, और बैलेंस जब करता है तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन। इससे पहले हमेशा याद रखिए कि ऊषापान और टीटी के जरूर कराना है, जो मैंने आपको इमेज में पहले भी दिखा चुका हूँ। ऊषापान, पानी पीने की जो टेक्निक है वो आप पानी पिलाएं, और टी के योगा था कल जो मैंने आपको एक इमेज दिखाया था, जिसमें आपने देखा था कि ताड़ासन कैसे होता है, तिर्यक ताड़ासन कैसे होता है,
कटी चक्रासन कैसे होता है। इन तीनों अभ्यास को कराने के बाद आप इनका अभ्यास आगे बढ़ाएं। एक अभ्यास है, इस अभ्यास को भी हर लेडीज को जरूर कराइए, स्पेशली जो आपकी पेशेंट है उनको जरूर कराइए। वो अभ्यास कैसे है, जैसे अब दोनों हाथों को आप साइड कर लीजिए, ठीक है। अब दोनों हाथों को साइड करने के बाद पेशेंट को बोलिए इस तरीके से, दोनों हाथ इधर ले, प्रेस कर, फिर सीधा ले, इस हिस्से को सीधा किया करें, सीधा करें, फिर यहाँ प्रेस करें दोनों कानों के साथ में, फिर साइड लें, फिर प्रेस करें, और जब दबाएं तो महसूस करें कि हाँ भाई साई की आवाज आपको आ रही है। आस पास का कोई भी आवाज होगा तो आपको तेज सुनाई पड़ेगा वो। जब आप सही तरीके से दबाएंगे, आसपास कोई भी आवाज होगा तो आपको तेज सुनाई पड़ेगा। दैट इज करेक्ट टेक्निक। ये RET टेक्निक में आता है। इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, कम देखा होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, जैसे आप दोनों पैरों से आप जब करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आप एक पैर से पहले करें, एक पैर को बेंड करें, पेट का श्वास जो है उसको फूंक कर, जैसे आप देख पा रहे हैं यह हवा निकला, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, फूंक कर पेट के पूरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। और बाहर निकलने के बाद दोनों हाथों से जो आपका अंगूठे का हिस्सा है, पंजे का हिस्सा है, उसको अपने तरफ खींचे, और जो पीठ का हिस्सा है, गर्दन का हिस्सा, उसको नीचे झुकाए। तो आप देखेंगे आपके स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे बहुत ज्यादा आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट होता है। पेल्विक रीजन में आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट होता है। और होल्डिंग आप 30 से 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड तक का भी रख सकते हैं। बस तय ये करिए कि आपके पेट में श्वास नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। खाली रहेगा तभी आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कि भाई श्वास है और श्वास है तो फिर मस्कुलर मूवमेंट कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए श्वास को बाहर निकाले, 5 राउंड लेफ्ट साइड से करें और 5 राउंड राइट साइड से करें। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव अभ्यास है ये। दूसरा अभ्यास है, आप देख पा रहे हैं दोनों हाथों को इस तरीके से आपको स्ट्रेट करना है, दोनों हाथ पैरेलल हो और हाथ के अंगूठे ऐसे खड़े, ठीक है। और अल्टरनेट आप स्लो मोड में 30 टाइम्स कराइए। शुरुआत में आप 10 राउंड्स कराएं, उसके बाद आप 30 राउंड्स कराएं। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को हम किंग आसन कहते हैं। इस अभ्यास को हम किंग आसन कहते हैं, KING किंग, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट होता है, देखिए इसको 20 टाइम 30 टाइम कराइएगा और स्लो मोड में कराइए, ठीक है। स्लो मोड में कराएं, पीरियड के समय में नहीं कराना है। इसका जो नेक्स्ट दूसरा पार्ट होता है उसको हम ये क्वीन आसन होता है, इसको हम क्वीन आसन कहते हैं। क्वीन आसन में क्या होता है, वही सेम चीज है। यहाँ पर किंग आसन में पैर खुले हुए रहते हैं, दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी से टच करेगा और आपका जो आईज है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंगूठे को देखिएगा। दाहिना पैर का घुटना बाएं पैर के एडी से टच करेगा, कैलकैनस से टच करेगा, और आपका जो गर्दन है वो अपोजिट वाले हाथ के अंगूठे को देखेगा। ठीक इसी का उल्टा क्वीन आसन, जहां पर आपने पैर को खोला का था वहीं आप पैर को मिलाएंगे। दैट मीन्स कैलकैनस और नी, मतलब एड़ी और घुटने मिलेंगे, और जो घुटने मिलेंगे वो कभी खुलेंगे नहीं जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। मिला कर रखें, सिर्फ पेट के श्वास को बाहर रखें, फिर अपोजिट देखिए, जिस तरफ जाएगा जमीन की तरफ ढलेगा, उसके ठीक अपोजिट आपको गर्दन वाला उस तरफ के आंखों से अपोजिट वाले अंगूठे को देखना होगा। इसका भी अभ्यास 20 to 30 राउंड्स करवाएं। पेशेंट के शुरुआती दिनों में 20 राउंड्स कराइए, जब एक हफ्ता हो जाए तो आप 30 राउंड्स कराइए। ये किंग आसन है और ये क्वीन आसन है। इसको किंग क्वीन आसन भी कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और इसका एक एस्पेक्ट और भी है, किसी पेशेंट को यदि कमर दर्द रहता हो या बॉडी पेन रहता हो, उसको भी ये अभ्यास कर सकते हैं। या कोई पेशेंट ऐसा है जो दिन भर काम करने के बाद थक जाता है, तो उसके लिए भी अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। ये अभ्यास, इस अभ्यास को आप पेशेंट को बिल्कुल कराइए। स्पेशली आपने कई बार देखा होगा जब आप प्रीनेटल
योगा पैकेज किसी को देते हैं उसमें ये अभ्यास जरूर करते हैं। उसका बहुत गहरा कारण होता है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ये अभ्यास पैशन को जरूर कराएं, बस इतना याद रहे कि दोनों हाथ ऐसे पैरेलल हो और घुटने के बिल्कुल मिडिल में हो। श्वास बाहर निकाल दीजिए, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। और पैर के जो पंजे हैं वो बिल्कुल जमीन पर रखिए, बैलेंस करें और होल्ड करें। इस आसन में यदि आप मूल बंद लगाते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। इस आसन में यदि आप मूल बंद लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, इसको हम मार्जरी आसन कहते हैं। मार्जरी आसन कहने को तो सब लोग सिर्फ कमर दर्द के लिए यूज करते हैं, कॉर्पोरेट में इसका इसीलिए भी यूज रहता है। लेकिन हर लेडीज प्रॉब्लम में, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो प्री पोस्ट नेटल के इश्यूज हो, उन सभी में मार्जरी आसन का इफेक्ट बहुत अच्छा देखा गया। तो पेशेंट को आप मार्जरी आसन कराएं और सीक्वेंसली कराएं। शुरुआत के दिनों में 20 टाइम्स के बाद 30, 40 इस तरीके से आप रेंज बढ़ा सकते हैं। मार्जरी आसन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप पेशेंट को मार्जरी आसन भी रेशियो में कराएं, बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये अभ्यास है, इसको हम सेतुबंध आसन कहते हैं। सेतुबंध आसन में आप पहले होल्ड कराएं, पहली बार जब कराएं तो थोड़ा देर होल्ड कराएं, उसके बाद पेशेंट को आप लिफ्ट कराएं, फिर नीचे लाएं, लिफ्ट कराएं, फिर नीचे लाएं। ठीक है, धीरे धीरे एक बार होल्ड करा लीजिए 1 मिनट के लिए, 7 सेकंड के लिए। उसके बाद जब अगली बार करें तो पेशेंट को होल्ड करा के फिर नीचे लाए, मतलब ऊपर ले फिर नीचे ले। इससे आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट टारगेट अर्गान पे, ओवरी पे ज्यादा अच्छा हो पाता है। और इसी अभ्यास का यूज कई बार प्री नेटल के पैकेज में भी किया जाता है, दिया जाता है। बहुत अच्छे पैकेज है ये, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पेशेंट को आप ये वाले अभ्यास भी करा सकते हैं। ये अभ्यास प्रयास किया जाए यदि किसी लेडीज का वेट ज्यादा है, बीएमआई लेवल ज्यादा है, उसको ये अभ्यास प्रयास करिए कि नीचे एक पिलो रख दीजिए। आप नीचे एक पिलो रख दीजिए और पिलो पे रखने के बाद जो उनका एनस पार्ट है, उटरस का बिल्कुल एनस पार्ट है, उस मिडिल में रख करके उस पिलो पे बैठ जाओ, उसके बाद इसको करें। और जब पिलो पे यूज करेंगे तो हाथों को ऐसे नहीं रखेंगे, हाथों को आप ऐसे कर देंगे। ये वाला अभ्यास आपने योगा डे के पैकेज में आपने देखा होगा। तो आप ऐसे कर देंगे, जब पिलो पे यूज करेंगे, लेकिन सिंपल आप जमीन में करते हैं तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जल नीति और रबड़ नीति बिल्कुल कराइए, क्योंकि ये माइंड को फ्रेश करता है, आपको स्ट्रेस रिमूव करता है, आपको अच्छा बनाता है। ध्यान में सविता ध्यान कराइए। उससे पहले प्राणायाम, जिसमें कि भ्रामरी प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है। और भ्रामरी प्राणायाम के साथ पेशेंट यदि थोड़ा लो बीपी रहता है या लो बीपी है तो आप उसको सूर्यभेदी कराइए साथ में। और हाई बीपी रहता है तो आप चंद्रभेदी कराइए, पेशेंट की जैसी स्थिति है। हालांकि लो बीपी और हाई बीपी दोनों जल्दी नहीं मिलते हैं, किसी किसी में हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या रहती है। आप इनको प्रयास करिए, यदि हाइपोग्लाइसीमिया है तो प्रयास करिए कि पेशेंट को लो बीपी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में आप वो प्राणायाम न कराए जिससे बीपी लो। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। भ्रामरी प्राणायाम पीसीओडी के लिए बेस्ट है। आप भ्रामरी प्राणायाम पर ज्यादा फोकस करिए। थोड़ा बहुत आप चाहें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी पेशेंट को करा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम पे कोई टॉक्सिन्स होता है उनके लिए बड़ा अच्छा लाभकारी है। इस तरीके से आप लेडीज में करा सकते हैं। ये सिर्फ आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव नहीं करता है, आपके ब्रेनवेव को एनहांस नहीं करता है, ये आपके स्ट्रेस और इम्बैलेंस हार्मोन को भी बैलेंस करने में बहुत सहायक होता है। आप इसमें आप इस बात पर नहीं जाएंगे कि भाई टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखा है। आप यदि टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। फिर आप थेरेपी मॉडल जानिए जरूर, जानिए जरूर, लेकिन उसको आप बिल्कुल उसी को मत पकड़ने का प्रयास करें। भाई उसमें उद्देश्य जो है कि यही है, आपका जो आंख है वो बंद रहे और आप बाहर की ऑडिबल कोई सुन ना सके। तो आपने आंख तो स्वयं बंद कर लिया है और आपने इस तरीके से आपने कर लिया है। कान तो आपने बंद कर लिया, आंख आपने
स्वयं बंद कर लिया, तो विजिबल जो स्टिमुलस है वो आपको आएगा नहीं, ऑडिबल जो स्टिमुलस वो आपको आएगा नहीं। और जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच में वाइब्रेशन करता है। न्यूरॉन्स के बीच में वाइब्रेशन करना सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इंडोर्फिन, सभी हार्मोन्स को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और धीरे धीरे इम्बैलेंस हार्मोन में आपको फायदा मिलने लगता है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम भी पेशेंट को खूब कराइए। ध्यान मैं जरूर कहूंगा, हर पेशेंट को ध्यान कराइए। ध्यान, इसमें भी स्पेशली ध्यान बहुत फायदा करता है। सविता ध्यान, सविता ध्यान पेशेंट को पॉजिटिव बनाता है, बॉडी में एनर्जी मेंटेन करता है। और सबसे अच्छी बात, आपको सविता ध्यान करने के लिए जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, और जल्दी सुबह उठने का मतलब होता है लाइफ स्टाइल का ठीक होना। बाकी ध्यान की बात नहीं हम कर सकते हैं, सविता ध्यान इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ध्यान है। सविता ध्यान करने के लिए आपको हमेशा सुबह ही उठना पड़ेगा। आपको सविता ध्यान करना है तो सविता को देखते हुए आप ध्यान करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदा थेरेपी के बारे में। सबसे पहले तो आप त्रिफला का यूज करें। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला चूर्ण कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। जब आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, आप हर उस पीसीओडी के पेशेंट को अशोका रिस्ट जरूर प्रेफर करिए। अशोका रिस्ट कई सारे महिला से संबंधित समस्याओं को वो बहुत कम समय लेकर के ठीक करता है। आप अशोका रिस्ट पेशेंट को दे सकते हैं। आमलकी चूर्ण, जो मैंने आपको आंवला खाने के लिए बोला था, आमलकी चूर्ण भी प्रयोग करें। आमलकी चूर्ण का भी रिजल्ट हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, आपके भीतर इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपकी जो वात पित्त कफ है उसको बैलेंस करेगा। दूसरा है शतावरी। शतावरी का भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी शतावरी हो आप उसका यूज करें, चूर्ण के रूप में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। या फिर पुनर्नवा चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देगा। इसके अलावा पेशेंट को मैंने आपको त्रिफला कहा था, साथ में यदि इसबगोल, दोनों में से दोनों, त्रिफला या फिर इसबगोल कोई भी आप दे दीजिए यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो। इसके अलावा यदि उसके और भी कुछ कमियां हैं, आप जैसे त्रिफला और इसबगोल ऐड करते हैं, पेशेंट के भीतर इम्यूनिटी बूस्ट के लिए और चीजें बूस्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए आप चंद्र प्रभावती भी दे सकते हैं। चंद्र प्रभावती या फिर आरोग्यवर्धनी, ताकि बॉडी में इस प्रकार का कोई कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, या किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सभी को ये दोनों दवाइयाँ बैलेंस कर देंगे। एक तो आरोग्यवर्धनी और दूसरा चंद्र प्रभावती। इसके अलावा पेशेंट को रसनादी क्वाथ, एक रसनादी क्वाथ आता है, तो आप ले करके और क्वाथ को इनटेक कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है उन्हें को आप अप्लाई करिए जिनका स्टेज क्रिटिकल है। तब मैंने पहले कहा है कि सिर्फ डाइट, योग और लाइफस्टाइल को ठीक करके आप अपने पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल है, बहुत पुराना है, तब आप कुछ मेडिसिन का भी सहारा लीजिए, नहीं तो पीसीओडी जनरली अपने आप सही हो जाता है। मित्रों, मैं यहीं पर अपने सेशन को चिकित्सकीय सलाह को विराम देता हूँ। हाँ जी सर, मुझे बस 2 क्वेश्चन था आज का। एक, सॉरी सर, मुझे 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये है कि सची जी, आपने जो बोला, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, थोड़ा पास बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा अभी ठीक है सर? हाँ आप हाँ ठीक सर, है। मेरा पहला क्वेश्चन था सर, आपने जो बोला था कि क्लिप जो लगानी थी वो कितने टाइम के लिए लगानी है फिंगर पे? हाँ बहुत अच्छा सवाल है, और ये क्लिप बहुत फायदा करता है। मैंने आपको कहा था कि सिवियरिटी कितनी है। यदि नया है तो आप 3 मिनट लगाइए, यदि थोड़ा पुराना है तो आप 5 मिनट लगाइए, क्रिटिकल है तो आप 10 मिनट भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें ओके, 3 मिनट नया, पुराना है 5। बहुत हार्ड होते हैं, कुछ होते हैं बहुत स्लो होते हैं। तो जैसी बहुत हार्ड वाली है आप हार्ड वाली यूज मत करें, लोहे वाली यूज मत करें। बस इस सिस्टम में हमें प्रेशर देना होता है, इस सिस्टम में दबाव देना होता है, तो उतना ही प्रेशर वाले आप पिन का यूज करें। 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। सिंपल पीसीओडी, थोड़े से एडवांस वाले थोड़े क्रिटिकल हैं, और ज्यादा क्रिटिकल है 10। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला था जलोधर मुद्रा लगा करके ओम का दीर्घ उच्चारण करना है।
बिल्कुल। तो हाँ, सर ये कितनी बार करेंगे, 15 टाइम्स? मैं अभी बताया तो था आपको, 3 to 5 मिनट, 15 टाइम्स हो गया। 15 टाइम्स ना, ठीक है सर, बस यही 2 क्वेश्चन था। हाँ। और सर एक चीज और अच्छे से मुझे उस समय नहीं समझ में आया था, मैंने बोला भी था बट शायद आपको सुनाई नहीं दिया, कि सर आप जो योनि मुद्रा लगा रहे थे ना, वो बहुत क्लियर नहीं हुआ था मुझे। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ, देखिए आप ऐसे आप सिंपल पहले हाथ कर दीजिए, ठीक है। ओके हाथ करने के बाद इन उंगलियों को आप छोड़ दीजिए, ये 2 उंगली ऐसे कर दीजिए, बस ऊपर की जो 3 है मध्यमा, ये और ये, ओके इसको आप ऐसे करिए, फिर मध्यमा उंगली मिलाइए ऐसे जैसे मैंने मिलाई है। अब जो नीचे वाली तर्जनी उसको ऐसे करिए आप, देखिए मैंने किया ना। ओके सर। अब ये जो अंगूठा है इसको, जो मध्यमा की लोअर पार्ट है उस पे आप बीच में सेट कर ऐसे, आप समझ ओके रहे हैं? हुआ सर। ठीक है, लेकिन इसको नेवल रीजन पे सेट करें, पैसन के नेवल रीजन पे सेट करें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सवाल? हाँ, ठीक ठीक ठीक। आपने से और हम